नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं टाइम्स। यूपी और राजस्थान के जड़ को लेकर खरगे की भविष्यवाणी, साउथ पर भी किया बड़ा दावा। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा बनने जा रही है इंडिया ब्लॉक की सरकार, कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर। पीएम मोदी की ध्यान संध्या पर भूपेश बघेल का तंज, कहा वो परमात्मा के भेजे हुए हैं तो ध्यान संध्या क्यों। सेक्स स्कैंडल प्रज्वल की 35 दिन बाद भारत वापसी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने किया अरेस्ट, आज होगी पेशी। दिल्ली के इलाकों में हुई पानी की किल्लत, सरकार ने उठाया कदम। यूपी में 7वें चरण का रण और 13 किले, क्या पूर्वांचल में फिर चलेगी बीजेपी की पुरवैया। राफा में कत्लेआम पर इजराइल को अब मिला अमेरिका का साथ, कहा ये कोई बड़ा एक्शन नहीं। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक हुई 6 चरणों की वोटिंग से लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। खड़गे ने दावा करते हुए कहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। यूपी में हमारा गठबंधन सही काम कर रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि किस आधार पर बीजेपी 400 सीटें जीतने का नारा लगा रही है। देखो, मुझे तो हंसी आती है। महात्मा गांधी जी ये तो गुजरात के हैं। अगर गुजरात के आदमी को महात्मा गांधी जी के बारे में मालूम नहीं है और उसको वो खुद प्रचार नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, तो हम क्या कहना चाहिए। अरे आपके राज्य का और इस देश का बहुत बड़ा नेता जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे आदमी का प्रचार तुम क्यों नहीं कर रहे। तुम्हारे तो खासकर गुजरात के ही है, तो आप वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, आप तो आरएसएस के उसूलों का, आइडियोलॉजी का प्रचार करते हो, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों का तुमने प्रचार 10 साल में नहीं किया। और वहाँ पर 13 साल चीफ मिनिस्टर थे, 23 साल में तुमने क्या किया। और दूसरों को पूछते हैं, दुनिया को ने, अरे दुनिया को हमने तो बताया। और महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता भी और देश के राष्ट्रपिता भी, तो उनके लिए तो हमारे पास तो आदर है ही है, लेकिन तुम्हारे पास उनके लिए कोई आदर नहीं था। आपने घोड़से के साथ जाने का पसंद किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ आने का कभी पसंद नहीं। देश में 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया है। राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया और कहा है कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के दिन पोलिंग बूथ पर आखिरी मिनट तक ईवीएम पर नजर बनाए रखें। राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट न करने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा था, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए। नमस्कार। कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में देश में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन पर शरद पवार गुट की सांसद और बारामती सीट से उम्मीदवार सुप्रिया सूले का बड़ा बयान सामने आया है। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी से लोगों को हो रही परेशानी पर सुप्रिया ने कहा है कि मैं सदन में जलवायु परिवर्तन पर बोल बोल कर थक गई, लेकिन ये सरकार IT, ED, CBI और पार्टी तोड़ने में इतनी व्यस्त है कि उसके पास आम आदमी के सवालों के लिए समय ही नहीं है। अरे मैं तो क्लाइमेट चेंज पे पार्लियामेंट में बोल बोल के थक गई। आप मेरा डेटा निकाल के देखिए, मैंने कितने बार इस सरकार को चेतावनी दी है कि भैया ये सब राजनीति थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, देश के लिए कुछ अच्छा साथ में मिलके काम करे। पर लेकिन ये सरकार आइस, इनकम टैक्स, CBI, ED, घर तोड़ो, पार्टियां तोड़ो, इसमें इतनी व्यस्त है कि उनको टाइम ही नहीं है आम आदमी के जो प्रश्न है उसके लिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे। वहां PM मोदी गुरुवार शाम से 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए, जिसको लेकर विभिन्न कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने PM मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो परमात्मा के भेजे हुए हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं है, उनको ध्यान करने की जरूरत क्या है। जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है। और कंगना रनौत और संबित पात्रा भगवान को ही उसका भक्त बना दी है, तो फिर ऐसे जो अब उसको जीवधारी भी नहीं बोल सकते, प्राणी भी नहीं बोल सकते, और वो ध्यान में लगाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं। इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है। आखिरी चरण का मतदान है 1 जून को, क्या लगता है इससे कुछ उस पर फर्क पड़ेगा। देखिए, ये प्रभावित करने के ही प्रयास है। मतलब मोदी जी फिर आदेश कर दे, कोई मीडिया चैनल कोई दिखाएगा नहीं मेरे बारे में 1 तारीख तक के, तो प्रचार करने ही गए हैं। और जहां तक कि बनारस की बात है, तो बनारस की जनता इतिहास रचने जा रही है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद गुरुवार रात जर्मनी से भारत पहुंचा। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद रात करीब 1 बजे SIT ने उसे कस्टडी में ले लिया। प्रज्वल को टीम CID ऑफिस ले गई, जहां उसे रात भर रखा गया। मेडिकल के बाद प्रज्वल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। यहां पुलिस उनकी कस्टडी की मांग करेगी। उधर SIT ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना से भी पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। टीम ने उन्हें 1 जून को होलेन रसीपुर में अपने घर पर मौजूद रहने को कहा है। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से JDS के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। वे 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी चले गए थे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक SIT समय समय पर प्रज्वल का पोटेंसी टेस्ट कराने पर भी विचार कर रही है। बलात्कार का आरोपी पीड़ित पर यौन हमला करने में सक्षम है या नहीं, यह पता लगाने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। फोरेंसिक टीम प्रज्वल का ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जा सके कि वायरल वीडियो में सुनाई जा रही आवाज प्रज्वल की है या नहीं। भारत आने से पहले प्रज्वल ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने 27 मई को वीडियो जारी करके कहा, मैं 21 मई को SIT के सामने पेश हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ लगे सभी आरोप झूठे हैं। मुझे अदालत पर भरोसा है और विश्वास है कि मैं अदालत के जरिए झूठे मामलों से बाहर आऊंगा। प्रज्वल का भारत लौटने का बयान वाला वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनके दादा की 23 मई को दी चेतावनी के 3 दिन बाद आया था। देवगौड़ा ने कहा था कि प्रज्वल भारत लौट आए और जांच का सामना करे। इस मामले की जांच में हमारे परिवार की तरह से कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। देवगौड़ा ने कहा था कि मैं प्रज्वल से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि चेतावनी दे रहा हूं। अगर वे इस चेतावनी को नहीं मानता है तो उसे मेरा और पूरे परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर एतराज जताने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अगर कोई ध्यान लगाने के लिए जा रहा है तो इसमें भी विपक्ष को एतराज है। पूनावाला ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के मानसिक दिवालियापन की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को आखिरकार हुआ क्या है? प्रधानमंत्री यदि कुछ बोले तो उनको समस्या। अब प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाकर विवेकानंद रॉक पर ध्यान करे, तपस्या करे, साधना करे, मौन रहे, तब भी उनको समस्या है। मतलब प्रधानमंत्री का मेडिटेशन और विपक्ष का ये संपूर्ण फ्रस्ट्रेशन।
और किस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए अब सनातन विरोध में जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर को बेकार बोला, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची, जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, हिंदू टेरर से लेकर सनातन बीमारी है, सनातन समाप्त होना चाहिए, अब वो लोग चाहते कि कोई हिंदू सनातनी ध्यान भी ना करे, तपस्या भी ना करे, साधना भी ना करे, मतलब ऐसा फतवा जारी कर देंगे और कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। किस प्रावधान का? ना प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, ना प्रसार कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना किसी को कुछ कह रहे हैं, ना राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं, ना ये राजनीतिक कार्यक्रम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि वो रविवार यानी 2 जून को सरेंडर करेंगे। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिनों की मोहलत दी थी, 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों हमें सरेंडर करना है। मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा, मुझे नहीं पता कि कब तक मुझे तिहाड़ जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए मैं जेल जा रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गुरुवार की रात एक युवक पर चाकू से कूदकर हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना बीती रात करीब 11:45 पर हुई है। पीड़ित की पहचान जौहर अब्बास के रूप में हुई है। मृतक उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद के पास का रहने वाला था। युवक पर हमलावरों ने चाकुओं से कई वार किए। इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया है। देखिए, 11:15 बजे का इंसिडेंट है। जौहर अब्बास है इनका नाम, उम्र करीब 25 साल। पास में ही रहते हैं बुलंद मस्जिद के पास में। तो ये सर्विस रोड है शास्त्री पार्क चौक के पास में। तो यहाँ रात के समय थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो यहाँ इनकी बॉडी मिली है, उसमें मल्टीपल स्टाफ वुंड्स हैं। तो क्या कारण रहा है इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ लूटा नहीं गया। इनका फ़ोन बाकी सामान इनके पास ही है। तो क्या कारण रहा है, दैट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी मर्डर केस रजिस्टर किया हमने। मृतक की माँ ये कह रही है कि 4 से 5 लड़के लेके आए थे घर से और पता लगा 1 बजे के मेरे बेटे को चाकू या एक्सीडेंट हुआ। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं, शाम तक खुलासा हो जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच अब पानी का संकट कई इलाकों में उभर कर सामने आया है। पानी की कमी को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों की मांग पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी है। फिलहाल दिल्ली में पानी का संकट को नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में लोग खाली बाल्टी लेकर पानी के टैंकरों की ओर भागते हुए नजर आए। कुछ लोग तो पानी भरने के लिए लाइन में भी लगे नजर आए। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है। लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते।
दिल्ली पे 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में कहा था कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर नल से टूटी से पानी लाऊंगा। कहाँ है, कौन से पाइप, कौन से नल? झूठ बोलते हैं। हरियाणा का सारा आंकड़ा मेरे पास है, मैं साबित करके कह सकता हूँ, ये जाए कोर्ट में। टैंकर माफिया का भी जो है बड़ा प्रवृत्ति चल रही है, अपने मनमानी रेट लोग लगा रहे हैं, जनता परेशान है, काला पानी। अरविंद केजरीवाल का हर विधायक टैंकर माफिया के साथ मिलकर पानी बेच रहा है। जो पानी दिल्ली को फ्री मिलना चाहिए था, फ्री तो छोड़िए, ये पानी बेच के पैसा कमा रहे हैं, ये दिल्ली को लूटने का काम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब अंतिम और फाइनल दौर में मतदान होना है। 7वें चरण में कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण की चुनावी जंग पूर्वांचल के रण में होनी है। वाराणसी भी इसी चरण में है, जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। अंतिम चरण में 1 जून को 13 सीटों महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्टगंज में मतदान होना है। पूर्वांचल की लड़ाई में जाति की बड़ी भूमिका होती है। एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय करते थे। अब बीजेपी के सामने जातियों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो वही बीएसपी के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है। इस चरण की 13 सीटों में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की है, जबकि 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई है। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें जीती थी, बाकी 2 सीटें बीएसपी ने जीती थी। पूर्वांचल की 13 सीट में से 11 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास है। यहाँ जातीय बहुमत अहम भूमिका निभाती है। सपा ने जातियों पर बहुत जोर दिया है, पीडीए पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया है। ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट को बनाए रखना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। अंतिम चरण में पीएम की सीट पर वोटिंग है, लेकिन यहाँ कोई खास टक्कर नहीं है। ऐसे में नजरें सिर्फ जीत के मार्जिन पर होगी। 5 सीटें योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास की। हर बार सपा निषाद पर दाव लगाती है, क्या निषाद का दाव इस बार काम करेगा? वही देवरिया में ओबीसी वोट बैंक इस बार किसके पक्ष में जाएगा? मिर्जापुर में अपना दल की अनुप्रिया पटेल के सामने सपा ने बिंद और बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत का हैट्रिक के लिए पीएम मोदी मैदान में है। हालांकि यहां पर मुकाबला एक तरफा दिख रहा है। 2003 को छोड़ 1991 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। यहां 75% हिंदू, 20% मुस्लिम आबादी है। साथ ही 65% आबादी शहरी, 35% ग्रामीण है। बीजेपी के सामने यहां जातीय चक्रव्यूह तोड़ने की चुनौती है। यहां यादव के अलावा 3 लाख ओबीसी मतदाता हैं, 2 लाख कुर्मी, 2 लाख वैश्य, 1 लाख यादव वोटर और ब्राह्मण भूमियार वोटर्स की संख्या अच्छी है। गोरखपुर बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। 2018 उपचुनाव छोड़कर 1989 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। सपा ने एक अभिनेत्री काजल निषाद को मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ममता बनर्जी ईवीएम से 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी, तब ईवीएम ठीक थी। सब कुछ पारदर्शी है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बातें करते हैं और इस बार बंगाल के निर्णय भी बहुत ऐतिहासिक होने वाले हैं। कभी ईवीएम पर शिकायत, ममता जी ईवीएम में 2 बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी है ना, तो ईवीएम ठीक है ना, काउंटिंग ठीक हुआ ना, क्या मतलब है कहने का? अब तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, वीडियोग्राफी होती है, लोग देखते हैं। हाँ, उनके पंचायत के चुनाव में कैसे बैलेट पेपर पर स्टैंपिंग होता है भी आप लोगों ने दिखाया था। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हारे हुए हताश लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इस बार बंगाल के भी निर्णय बहुत ऐतिहासिक होंगे। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस प्रचंड गर्मी से प्रदेश में कई लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस पर राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से मौत की खबरें नहीं मिल रही हैं। जब लोग सड़क पर आए तो तेजस्वी यादव समेत हम सभी ने आवाज उठाई और फिर स्कूल बंद कर दिए। देखिए, औरंगाबाद तो बेहद ही पीड़ादायक और दुखदायी है, लेकिन बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से मौत की खबरें नहीं आ रही है। सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही है। इतना हंगामा हुआ,
लोग सड़कों पे आए, बार बार आग्रह किया, आप लोगों ने आवाज उठाई, हम लोगों ने आवाज उठाई, तेजस्वी जी ने बार बार कहा, अपने स्कूल की छुट्टियां की दबाव में, लेकिन शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा भाई? 47 डिग्री, 46 डिग्री, 48 डिग्री में शिक्षकों आप क्या काम ले रहे हैं? क्यों आना चाहिए? और मैं नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ के पाठक जी का मामला है। अगर सिर्फ उनका मामला है तो मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? उनके प्रिय मंत्री लोग कहाँ हैं? कितनी मौतों का और इंतजार करेंगे? भाई इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। अगर संवेदना मर गई है तो मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। अगर संवेदना का कुछ भी अंश बचा है, फौरी तौर पर शिक्षकों को भी रिलीफ दीजिए। वो इंसान है, उनके साथ इंसानी व्यवहार करिए। शिक्षकों का भी ये कहना है कि जब बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे तो मैं एग्जैक्टली मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तो बच्चों तक को आपने, जब बच्चे गिर के बेहोश होने लगे, वो विजुअल्स आई, तब आपने जिसको कहते हैं बहुत रिलक्टेंट निर्णय लिया। शिक्षकों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या आप 8-10 दिन के लिए उनको रिलीफ नहीं दे सकते? क्या आप मौत देखना चाहते हैं? या वही जो मैंने कहा कि संवेदनाएं मर गई, और जो आपके लिए आंकड़ा होता है ना, वो किसी घर के लिए चिराग है। आप तो कहेंगे 30, 20, 5 हीट वेव से नहीं हुआ, पहले से बीमारी थी। आप उस तरह की सरकारों में शुमार है जो मौत के आंकड़ों के साथ खेल खेलते हैं। अभी भी आग्रह करता हूं शिक्षकों के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण 1 जून को है। इसके बाद 4 जून 2024 को नतीजे सबके सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा। सिंधिया ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। देश का एक एक नागरिक इस चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करे। प्रजातंत्र का उत्सव का अंतिम चरण कल है। हमारी यही आशा है कि देश का एक एक नागरिक इस अंतिम चरण में अपना मत अधिकार, जो प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपना मताधिकार का पूर्ण प्रयोग करें, अच्छा मतदान हो और उसके बाद आगामी 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भारत का परचम विश्व पटल पर लहराएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में। और तीसरी पारी में जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने का संकल्प लेके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ेंगे। इस समय पूरी दुनिया की नज़र इजराइल हमास युद्ध पर है। ऑल आइज ऑन राफा के बीच राफा पर इजराइल ने हमला तेज कर दिया है। खबर है कि राफा में क्लिनिक में बनाए गए हमास के बूबी ट्रैप के विस्फोट की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। हमास टनल के शॉफ्ट में एक ब्लास्ट हुआ। हमास UNRWA के स्कूल से एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी। युद्ध प्रभावित क्षेत्र में 24 घंटों में कम से कम 53 फिलिस्तीनी मारे गए और 357 घायल हुए हैं। इनमें दक्षिणी रफा भी शामिल है, जहां इजरायली सेना लगातार बमबारी और आक्रमण कर रही है। वही हमास को पता है कि इजरायली फोर्स उनकी तलाश में है। ऐसे में टनल के शॉफ्ट में बूमी ट्रैप यानी विस्फोटक या IED को इस तरह से छिपाया जाता है कि सामने से देखने में विस्फोटक होने के संकेत नहीं देती है। इसी एक बूमी ट्रैप के विस्फोटक की चपेट में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। एक यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के स्कूल में ब्लास्ट हुआ। इसमें से एक मस्जिद और एक क्लिनिक भी मौजूद था। वहीं से IDF की तरफ द आइटम दागा गया। इसके बाद कार्रवाई के दौरान 12वीं ब्रिगेड कॉम्बैट टीम क्लिनिक टनल के शॉफ्ट में बनाए गए बूबी ट्रैप में 2 धमाके हुए। इसमें से एक विस्फोटक में 3 सैनिकों की मौत हो गई। क्लासरूम के अंदर IDF को अंडरग्राउंड टनल का एक पूरा नेटवर्क मिला। ऑपरेशन के दौरान भारी यात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। वहीं अमेरिका इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि दक्षिणी गजा शहर रफा पर इजरायली हमला अभी तक बड़ा एक्शन नहीं है। उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने संवाददाताओं से कहा, जमीनी तथ्यों की सच्चाई यह है कि हमें अभी तक रफा में कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।